यू थैंक यू आशा जी। हाँ, इस कक्षा में सबसे पहले मैं अपने गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन करती हूँ। इस कक्षा में उपस्थित सभी साधु साध्वीगण, मेरी शिक्षिका आदरणीय सुषमा जी, जैन स्कॉलर्स और आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज इस कक्षा में आप सबको देखकर मैं हर्ष का अनुभव कर रही हूँ। हर्ष इसीलिए नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ हमें किसी को पढ़ना और पढ़ाना नहीं, हम सबको मिलकर पढ़ना है। यह एक माध्यम है कि आज इस जगह पर मैं हूँ और कभी आप भी इस जगह पर होते हैं, तो आप ऐसा न समझें, इस कक्षा को अपनी ही कक्षा समझें। अगर कहीं पर मेरे बोलने में कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं। कभी कभी पढ़ने में भी कोई गलती हो जाती है तो भी आप बता सकते हैं। कहते हैं कि विद्या को जितना अधिक बांटो उतनी अधिक बढ़ती है। इसके लिए नीति शतका में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है। वह श्लोक हम थोड़ा सा उसको बोलते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शम् उष्णाति यत् सर्वदा प्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमान मनीषम् प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनम् विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुच्यत नृपः कस्तैः सह स्पर्धते। विद्या के लिए इतना सुंदर श्लोक कहा गया है कि ज्ञान अद्भुत धन है। ये आपको एक ऐसी अद्भुत खुशी देता है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। जब कोई आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आता है, अर्थात आप उनकी मदद करते हैं या उन्हें कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, तो आपका ज्ञान कई गुना बढ़ जाता है। और मैं भी वही प्रयास कर रही हूँ कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो मैं आप सबके साथ मिलकर वापस उसका पुनरावर्तन करूं और आपके सहयोग से आगे बढ़ूं। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्राकृत भाषा को पढ़ रहे हैं, तो प्राकृत भाषा का परिचय थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्षमा चाहूंगी, एक मिनट का समय दीजिए। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, कुछ
हाँ, क्षमा चाहूंगी, थोड़ा सा प्राकृतिक क्या है? अवंतिजा, सभी अपने आप को म्यूट रखें। एक चीज का कक्षा में आप विशेष रूप से ध्यान रखें, कक्षा में सब अपने आप को म्यूट रखें। जिज्ञासा समाधान में जब आप हैंड रेज करेंगे, जिसका तब आपको आशा जी जिनका नाम बोलेंगे वे अपने आप को अनम्यूट करें और फिर प्रश्न या उत्तर जो भी देना होगा देंगे। और प्रश्न वही पूछेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा हो, उसी के रिलेटेड पूछेंगे। इसीलिए आप इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। शुरू करते हैं। मागध्यवंतिजा प्राच्या सौरसैन्यर्धमागधी बाहलिका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिता। प्राकृत क्या है, इसका प्रारंभ कब हुआ और हम प्राकृत क्यों पढ़े? प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम इति प्राकृतम। जो प्रकृति से सिद्ध होती है वही प्राकृत है। भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक भाषाएं प्रचलित हुई उनका सामान्य नाम प्राकृत है। उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए उन सबको समुच्चय रूप में प्राकृत साहित्य कहते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने प्राकृत की प्रकृति संस्कृत को माना है। उनके अनुसार संस्कृत में होने वाला तत्र भवम अथवा संस्कृत से आया हुआ तथा आगतम प्राकृत है। पर उवयार परिणम सा भाषा हुई इत्थ बणियव्वा जायई जाये विभोहो सब्बाणवी बालमायिणम। परोपकार में तत्पर लोगों के द्वारा यहाँ वह भाषा पढ़ने योग्य होती है जिसके द्वारा सभी विद्वानों के लिए एवं बालक आदि, यहाँ पर बालक का शब्द है जो अज्ञानी है, जो बालमती वाला है, उन बालक आदि के लिए भी ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए प्राकृत भाषा पढ़नी चाहिए। ज्ञान की परंपरा अथवा ज्ञान के प्रवाह का माध्यम है भाषा। भाषा संप्रेषण का सबल माध्यम होती है। यदि भाषा नहीं होती तो ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रहता, वह सामुदायिक नहीं बनता। ज्ञान एक दूसरे में संक्रांत हो, उसका हेतु है भाषा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 बातें विशेष तौर से जाननी चाहिए। सबसे पहले लिसनिंग अथवा सुनना, नंबर 2 रीडिंग पढ़ना, नंबर 3 स्पीकिंग बोलना, और नंबर 4 राइटिंग लिखना। यदि हमें किसी भाषा को विशेष रूप से जानना है तो सबसे पहले उस भाषा को हम सुनते रहे। सुनते 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 जब हमारा अभ्यास हो जाएगा फिर हम पढ़ना शुरू करें। राजू जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। कब से नहीं आ रही थी? वो आपने जब शुरुआत खत्म किया ना, लगभग एक मिनट हुआ, एक सवा मिनट पहले। वो श्लोक आ गया था पर विचार परिणाम नहीं, वो श्लोक हम लोग सुन नहीं पाए। प्रथम का जो सुने हैं वही। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से मैं बोलती हूँ। प्राकृत क्या है, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए? प्रकृत्या स्वभावेन इति प्राकृतम। भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक भाषाएं प्रचलित हुई उनका सामान्य नाम प्राकृत है। और उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए उन्हें हम समुच्चय में प्राकृत साहित्य कहते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने प्राकृत की प्रकृति संस्कृत को माना है। उनके अनुसार संस्कृत में होने वाला तत्र भवम अथवा संस्कृत से आया हुआ तथा आगतम प्राकृत है। पर उभयार परिणम सा भाषा हुई इत्थ बणियव्वा जायई जाये विभोह सब्बाणवी मालमायिणम। अर्थात परोपकार के में तत्पर लोगों के लिए वह भाषा पढ़ने योग्य है जिससे सभी विद्वानों का तो
जागरण होता ही है, लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं, जो अज्ञानी हैं, जो बालमती है, उनमें भी जागरण उत्पन्न होता है, अर्थात उन्हें भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए हमें प्राकृत भाषा को पढ़ना चाहिए। ज्ञान की परंपरा अथवा ज्ञान के प्रवाह का माध्यम है भाषा। भाषा संप्रेषण का सबल माध्यम होती है। यदि भाषा नहीं होती तो हमारा ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रहता। हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान भाषा के द्वारा ही कर पाते हैं। भाषा को सीखने के 4 माध्यम है। सबसे पहला माध्यम है लिसनिंग, सुनना। सबसे पहले अगर हमें किसी भाषा को अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले हम सुनते जाएं, उस भाषा को सुनते जाएं, लिसनिंग। नंबर 2 है रीडिंग। उसके बाद हम उस भाषा के साहित्य को पढ़ना शुरू करें। नंबर 3 है स्पीकिंग, बोलना। और नंबर 4 पे आता है राइटिंग, यानी लिखना। हम क्या करते हैं, हम उल्टा शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। आशा जी, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। अच्छा, ऐसा हो तो बता दीजिएगा। जी क्लियर है, आ रही है मैम। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं और उस भाषा को पकड़ने में हमें बहुत समय लग जाता है। इसीलिए हमारा सबसे पहला काम होगा लिसनिंग, उसके बाद में हम करेंगे रीडिंग, उसके बाद में स्पीकिंग। हमें ये सब भाषाएं, क्योंकि देखिए वैदिक भाषा है, संस्कृत भाषा, प्राकृत हम भाषा ऐसे नहीं कह सकते कि जैनों की भाषा है, जैन साहित्य की भाषा है कह सकते हैं, क्योंकि 60 प्राकृत का जितना भी साहित्य है उसमें 65% जैन साहित्य है और 35% अन्य साहित्य है। लेकिन ये कोई जैनों की भाषा नहीं है, साहित्य की भाषा है। हम आगम साहित्य को पढ़ते रहें, क्योंकि हमारी वो भाषा प्राकृत नहीं है, हम उस घर में उस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हमें सीखने में थोड़ा समय लग जाता है। तो हम यही प्रयास करें कि भाषा को इस प्रकार से सीखें। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। भारतीय भाषाओं में तमिल, प्राकृत, संस्कृत ये प्राचीन भाषाएं हैं। भारत की विशाल ज्ञान निधि संस्कृत, प्राकृत और पाली इन तीनों भाषाओं में सुरक्षित है। वैदिक परंपरा में संस्कृत का ही प्रयोग होता है। श्रमण परंपरा में प्राकृत और पाली भाषा संस्कृत की अपेक्षा अधिक प्रचलित रही। विकास की दृष्टि से भाषा वैज्ञानिकों ने भारत में आर्य भाषा के 3 स्तर नियत किए। प्राचीन आर्य भाषा काल, नंबर 1 है प्राचीन आर्य भाषा काल। इसका समय रहा 1600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आप समय पर ध्यान दीजिए। आधुनिक प्राचीन आर्य भाषा काल का समय है 1600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। 2 नंबर पे आता है मध्यकालीन आर्य भाषा काल। इसका समय है 600 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। देखिए यहाँ पर 2 चीज है, एक है जीसस क्राइस्ट से पहले का समय और एक उसके बाद का समय। जब ईस्वी आ जाता है तो हम बाद के समय की गणना करते हैं। तो मध्यकालीन समय रहा आर्य भाषा का 600 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। ये 3 भाषा के लिए स्तर नियत किए गए हैं। ईसा की 2री से 6ठी शताब्दी तक प्राकृत भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ता रहा। अतः इसे मध्य युग को प्राकृत भाषा का समृद्ध युग कहा जा सकता है। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि प्राकृत भाषा का समृद्ध युग कौन सा रहा, तो आपका सीधा जवाब होगा कि जो मध्य युग था, अर्थात उसका समय क्या था हमारा 600 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो समय था, वो प्राचीन भाषा के लिए समृद्ध युग रहा। प्राचीन समय में भी भाषा, प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। वैदिक साहित्य में भी इसका प्रयोग हुआ है, ऋग्वेद में भी हुआ है। लेकिन उस समय सब लोगों की दृष्टि क्या थी कि जो प्राकृत भाषा बोलते थे
उन्हें एकदम छोटा समझा जाता था। कह सकते हैं कि जो प्लीज म्यूट कर दे सब अपने आप को। उस समय जो इस भाषा को बोलने वालों को एकदम नीची जाति के लोग समझे जाते थे। फिर धीरे 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 भाषा बोलते रहे। कालिदास ने जब अपने नाटक की रचना की तब उन्होंने इस भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो अपने नाटकों की रचना की उसमें जो पुरुष वर्ग जो राजा था वो संस्कृत भाषा में बोलता था, और जो रानी और उनकी जो सहयोगी जो सहेलियां होती थी, जो विदूषक होते थे, जो इस तरह के मुख्य पात्र होते थे, वो प्राकृत भाषा में ही बोलते थे। लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रथम पुरुष तो प्रथम है, देखिए प्रथम पुरुष ही सबसे आगे है और वो संस्कृत बोलता है, इसीलिए संस्कृत भाषा ही महान है, बड़ी है। धीरे धीरे क्या हुआ, जब अभिज्ञान शाकुंतलम को सबसे पहले लिखा गया तो जो रानी की और जो विदूषक की भाषा थी वो प्राकृत में थी, फिर उसकी संस्कृत छाया नीचे की गई। लेकिन धीरे धीरे नए संस्करण आए। उन्होंने क्या किया, रानी का भी संस्कृत के ऊपर ला दिया और जो प्राकृत का जो था उनका लिखा हुआ उसको नीचे ला दिया। और अब अभी जो पुस्तकें संस्करण जो नए आ रहे हैं उन्होंने उन्हें प्राकृत भाषा को वहां से हटा दिया। हमारा पूरा साहित्य प्राकृत भाषा में है। भाषा इतनी सरल है, इसके बोल बहुत मीठे हैं, इसीलिए हमें प्राकृत भाषा को सीखनी चाहिए। प्राकृत भाषा जनसाधारण की भाषा के रूप में विकास को प्राप्त होती रही। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने जनभाषा प्राकृत में अपने उपदेश दिए और सामान्य जनों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय वाङ्मय में प्राकृत साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राकृत का साहित्य बहुत विशाल है। आगम ग्रंथों में, शिलालेखों एवं नाटकों आदि में इसका प्रयोग किया गया है। प्राकृत भाषा जनभाषा के रूप में इतनी प्रचलित थी कि उसे सम्राट अशोक ने शिलालेखों में उस भाषा को गुदवाया और वो संदेश उसने जारी करवाए ताकि लोग उन संदेशों के माध्यम से भाषा को समझ सके। प्राकृत भाषा के इस लोकार्षण के कारण कालिदास आदि महाकवियों ने अपने नाटक ग्रंथों में प्राकृत भाषा बोलने वालों को मुख्य स्थान दिया। महावीर युग से ईसा की 12वीं शताब्दी तक द्वितीय स्तरीय प्राकृत भाषा के प्रयोग एवं काल की दृष्टि से फिर 3 भेद कर दिए उन्होंने। जो मध्य युग था उसका 3 किए गए उनके भेद, आदि युग, मध्य युग और अपभ्रंश युग। आदि युग प्राकृत भाषा जनभाषा थी। महावीर के समय से सम्राट कनिष्क के समय तक जिस प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ वह प्राय एक सी ही थी। अतः ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी से ईसा की 2वीं शताब्दी तक प्राकृत में लिखे गए साहित्य की भाषा को आदि युग अथवा प्रथम युग की प्राकृत कहा जा सकता है। इस प्राकृत के भी 5 रूप मिलते हैं: आर्ष प्राकृत, शिलालेखी प्राकृत, निया प्राकृत, प्राकृत धम्मपद की भाषा और अशोक अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत। आर्ष प्राकृत शिलालेख लिखे जाने से पूर्व ही बुद्ध और महावीर ने अपने उपदेशों में जनभाषा प्राकृत का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। इस प्राचीनता और 2 महापुरुषों द्वारा प्रयोग किए जाने की दृष्टि से आगमों की भाषा को आर्ष भाषा कहा गया। शिलालेखी प्राकृत शिलालेखों में पहला उदाहरण अशोक के शिलालेखों का मिलता है। ये शिलालेख ईस्वी पूर्व 300 के लगभग देश के विभिन्न भागों में अशोक ने खुदवाए। अशोक ने छोटे छोटे वाक्यों में कई जीवन मूल्य संदेश जनता तक पहुंचाए। उसमें एक शिलालेख जो तृतीय शिलालेख था, प्राणानाम साधु अनारंभो अपव्या अपभांडनता साधु, अर्थात प्राणियों के लिए की गई अहिंसा अच्छी है
थोड़ा खर्च और थोड़ा संग्रह अच्छा है। दूसरा उदाहरण खारवेल के हाथी गुफा के शिलालेख, उदयगिरी एवं खंडगिरी के शिलालेख तथा आंध्र राजाओं के प्राकृत शिलालेख साहित्यक और इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 3 नंबर पर आता है निया प्राकृत। निया प्राकृत का अध्ययन डॉक्टर सुकुमार सेन ने किया। इनके लेखों की प्राकृत का संबंध दर्दी वर्ग की तोखरी भाषा से है। 4 नंबर प्राकृत धम्मपद की भाषा। पाली भाषा में लिखा हुआ धम्मपद प्रसिद्ध है। यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत। आदि युग की प्राकृत भाषा का प्रतिनिधित्व लगभग प्रथम शताब्दी तक नाटककार अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत भी करती है। अर्धमागधी, शौरसेनी और मागधी प्राकृत की विशेषताएं इन नाटकों से प्राकृत होती है। इससे ये ज्ञात होता है कि इस युग में प्राकृत भाषा का प्रयोग क्रमशः बढ़ रहा था। आगम ग्रंथों की भाषा कुछ नया स्वरूप लेकर आए। अब जहां पर जैन आगम ग्रंथों की बात आती है, यहाँ पर जैन परंपरा में दिगंबर और श्वेतांबर 2 अलग अलग परंपराएं हुई। दिगंबर परंपरा में यद्यपि आगम ग्रंथ के नाम से उन्हें नहीं कहते हैं, वे लोग षटखंडागम आदि को ग्रंथ मानते हैं। उनकी भाषा शौरसेनी थी। और जो श्वेतांबर आगम ग्रंथ है, जो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में 32 आगम को मानते हैं और श्वेतांबर परंपराओं में 47 आगम को मानते हैं। इस प्रकार से आगम ग्रंथ जो है वो अर्धमागधी भाषा में है। यहाँ पर अब जो हम प्राकृत पढ़ने जा रहे हैं वह महाराष्ट्रीय प्राकृत व्याकरण को पढ़ेंगे। और महाराष्ट्रीय प्राकृत के लिए इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा प्राकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब जब हम बोलेंगे यहाँ पर सीधा प्राकृत ही बोलेंगे तो आप समझेंगे कि हम महाराष्ट्रीय प्राकृत की बात कर रहे हैं। अगर हमें अर्धमागधी और शौरसेनी की बात कहनी होगी तो हम उसके आगे शौरसेनी या अर्धमागधी का प्रयोग करेंगे। प्राकृत आगम साहित्य के पश्चात चंड, वररुचि, आचार्य हेमचंद्र, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, मार्कंडेय आदि व्याकरणाचार्यों ने प्राकृत व्याकरण ग्रंथ लिखे। संस्कृत व्याकरण में जो स्थान आज पाणिनि और शाक्टायन का है, वो ही स्थान प्राकृत व्याकरण में आचार्य हेमचंद्र का है। आचार्य हेमचंद्र से पहले चंड और वररुचि आदि हुए हैं। उन्होंने उनके व्याकरण ग्रंथ से भी नियम लिए हैं, लेकिन अपने हिसाब से उनका विस्तार किया है। आज हम इस कक्षा में उसी व्याकरण ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू करेंगे। आचार्य हेमचंद्र बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका बचपन का नाम चांगदेव था। 8 वर्ष की अवस्था में देवेंद्र सूरी के पास दीक्षित हुए और उनका नाम सोमचंद्र रखा गया। सोमचंद्र जब 21 वर्ष के हुए तब उन्हें सूरी पद प्रदान किया गया और उनका नाम हेमचंद्र सूरी रखा गया। हेमचंद्र सूरी को सिद्धराज ने प्राकृत व्याकरण ग्रंथ लिखने की उनको प्रेरणा दी, इसीलिए उन्होंने अपने व्याकरण का नाम सिद्ध हेम व्याकरण रखा। अब हम उसे सिद्ध हेम शब्दानुशासनम का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस व्याकरण ग्रंथ का समय है 12वीं शताब्दी। अभी मैंने आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर की है, देख पा रहे हैं ना आप सब? आशा जी? जी जी जी। अगर कुछ भी हो तो बीच में आप बोल दीजिएगा, क्योंकि जरूर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अब हम सिद्ध हेम शब्दानुशासनम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। यहाँ मैंने इसको प्राकृत में लिखा है
सिद्ध हेम सद्दाणु शासनम। हमारा जो अध्ययन का क्रम रहेगा, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा सूत्रों के द्वारा शब्दों की सिद्धि का प्रयास करेंगे। 1.5 घंटे के समय में आज जैसे थोड़ा सा प्राकृत व्याकरण का महत्व बताया, क्योंकि इस कक्षा में कुछ लोग एकदम नए हैं और कुछ लोग एकदम काफी अच्छे जानकार भी हैं इस भाषा के, इसीलिए हमें तो शुरू से थोड़ा सा स्टार्ट करना होगा। सोचिए कि आपका जो जानते हैं उनके लिए पुनरावर्तन हो जाएगा और जो नए हैं वो उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। इस व्याकरण को हम पढ़ेंगे तो 1 घंटे हम व्याकरण को, इसके शब्दों के सूत्रों को या थोड़े इसके जो नियम है वो सारी चीजों को पढ़ेंगे, और जो दूसरा आधा घंटा होगा उसमें हम एक कथा लेंगे और फिर उसका व्याकरण करेंगे। तो आप लोग सब इसी उत्साह के साथ कक्षा में अंत तक जुड़े रहिए। 5:30 बजे से 1 मिनट भी हम ज्यादा नहीं करेंगे, इसीलिए अंत तक, क्योंकि एक भी चीज अगर छूटेगी तो फिर आपकी कक्षा अधूरी रह जाएगी। सिद्ध हेम सद्दाणु शासनम, इस शब्द की और वागरणम, इन शब्दों की सिद्धि हम प्रारंभ में नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें जो जानना होता है वो होता है वर्णमाला। अगर हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, किसी भी भाषा को अगर हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला को जानना जरूरी होता है। पाह्य वर्णमाला, यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उनकी सिद्धि हम करेंगे, लेकिन थोड़े से जब सूत्रों की जानकारी हो जाएगी उसके बाद। पाह्य वर्णमाला, सरा, व्यंजनानी, स्वर और व्यंजन। देखिए, प्राकृत भाषा सीखने का सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि आप प्राकृत तो सीखेंगे, उसके साथ साथ संस्कृत भी सीख जाएंगे, क्योंकि आचार्य हेमचंद्र ने प्राकृत का आधार संस्कृत को माना है, और जब भी हम प्राकृत किसी शब्द को लेंगे तो वहां पर संस्कृत से उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि प्राकृत के साथ साथ संस्कृत का भी अध्ययन आपका हो जाएगा। वर्णमाला, स्वर, प्राकृत भाषा में 8 स्वर होते हैं। एक बार पहले संस्कृत भाषा का देख लें हम। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत भाषा में 13 स्वर, कहीं कहीं पर 14 भी लिखे हुए रहते हैं, क्योंकि जो दीर्घ री होता है उसको कहीं स्वर में लिख देते हैं और कहीं नहीं भी लिखते हैं। इसीलिए अगर कहीं 14 होगा तो भी गलत नहीं है, और अगर 13 होता है तो भी गलत नहीं। व्यंजन 33 होते हैं और 4 आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह अर्थात अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपदमानी, ये 4 अयोगवाह होते हैं। ये संस्कृत की बात हो रही थी। अब हम आते हैं प्राकृत वर्णमाला पर। प्राकृत वर्णमाला में 8 स्वर ही होते हैं। देखिए कितना सरल हो गया प्राकृत। वहां 13 स्वरों को सीखना था और यहाँ पर 8 स्वरों से भी आपका काम हो रहा है। व्यंजन होते हैं 28 या 29। 28 या आप एक बार नोट कर लीजिए। सिर्फ आप क्या कीजिए, एक पेज को अलग रखिए जहां पर सारे नियमों को 1 2 3 करके लिखिए, और दूसरे पेज पर आपका जो भी नोट्स होते हैं उनको लिखिए। तो जब भी आप नियमों को ढूंढेंगे तो सारे नियम, क्योंकि बीच बीच में जैसे जैसे नियम आएंगे मैं बताती जाऊं। 8 स्वर होते हैं और 28 या 29 व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि कहीं अगर आप साहित्य को या कहीं पर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आएगा कि प्राकृत भाषा में कितने स्वर होते हैं, वहां पर उन्होंने लिख दिया 10 स्वर होते हैं। हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। जो अच्छा जानते हैं वो तो जान जाएंगे, लेकिन जिनका ज्ञान अभी इस विषय में अधिक नहीं है वो सोचेंगे शायद हमें कक्षा में गलत पढ़ाया गया। तो देखिए, प्राकृत भाषा में जो जहां पर 10 स्वरों की बात होती है वहां पर 5 ह्रस्व स्वर और से थोड़ा सा वो सामान आया है, प्लीज म्यूट कर दीजिए।
5 ह्रस्व और 5 दीर्घ, इस तरह से वो 10 स्वर हो जाते हैं। लेकिन मूल स्वर ये 8 ही होते हैं। अब इनके 2 भेद उन्होंने कर दिए, 5 ह्रस्व कर दिए और 5 को उन्होंने दीर्घ कर दिया। 5 ह्रस्व व्यंजन स्वर कौन होते हैं? प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। नरेंद्र जी के नाम से कोई ज्वाइन है, उनके वहां से बहुत आवाज आ रही है। नरेंद्र जी जैन, तो अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। अब देखिए, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले मैंने कहा 8 स्वर होते हैं और कहीं पर लिखा होता है 10 स्वर होते हैं। तो जब हमारे 8 स्वर है, उनका इन्होंने इस तरह से विभाग कर दिया है। ह्रस्व स्वर 5, अ, ई, उ, ए, ओ, ये 5 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ओ। अब ये 10 स्वर हो गए आपके सामने, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ए और ओ को ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वरों में माना है। इसीलिए अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि प्राकृत भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो आपका जवाब वो ही होगा कि प्राकृत भाषा में 8 स्वर होते हैं। लेकिन आपको संशय नहीं होना चाहिए जब 10 स्वरों की बात को अगर आप पढ़ें। प्राकृत भाषा में पहले हम स्वरों का कंप्लीट करते हैं। 5 ह्रस्व और 5 दीर्घ स्वर हो गए। ए और ओ दीर्घ स्वर हैं, लेकिन संयोग परे होने पर इन्हें ह्रस्व स्वर माना जाता है। वैसे तो ए और ओ दीर्घ ही हैं, लेकिन उनके आगे, परे मतलब उसके बाद में अगर संयुक्त व्यंजन आ जाता है, तो वो जो दीर्घ स्वर हैं वो ह्रस्व गिने जाते हैं। भले ही यहाँ पर इन्होंने एक के कम यहाँ पर इसको ह्रस्व नहीं किया है, लेकिन हम इसे ह्रस्व ही मानेंगे। आरोग्यम, ओ इन्होंने दिखने में हमें दीर्घ दिखाई देता है, लेकिन मात्रा के हिसाब से यहाँ पर ये ह्रस्व की मात्रा गिनी जाएगी। जैसे पहले हम जो BLII की क्लास कर रहे थे, वहां पे किसी ने भेजा था सुहेच्छा। सुहेच्छा जो था, वहां पर उन्होंने हे उसको अनिल जी, नहीं किया। अनिल जी जरा म्यूट कर दीजिए, आपके वहां से भी आवाजें आ रही है पीछे से, सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। जी राजू जी बोलिए। हाँ, सुहिच्छा भी बना सकते थे और सुहेच्छा भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। वो अगर सुहेच्छा है तो भी वो ह्रस्व ही होगा, क्योंकि उसके आगे संयुक्त व्यंजन है। और उसके आगे अगर असंयुक्त व्यंजन है, तो वो जो हमारी मात्रा है वो दीर्घ गिनी जाएगी। प्राकृत भाषा में प्लुत स्वर नहीं होते हैं। संस्कृत भाषा में जैसे अगर हम अवर्ण बोलते हैं, तो उसमें ह्रस्व अ, दीर्घ आ और आ, इस तरह से एक प्लुत स्वर होता है। अवर्ण के अंदर ये तीनों चीजें आ जाती है। लेकिन प्राकृत भाषा में ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा, लेकिन प्लुत स्वर नहीं होंगे। ऐ और औ स्वरों का प्रयोग प्राकृत भाषा में नहीं होता है। आचार्य हेमचंद्र की दृष्टि से ऐ और औ स्वरों का प्रयोग प्राकृत भाषा में नहीं होता है, लेकिन किसी अन्य व्याकरण में कुछ कुछ शब्द मिलते हैं। इसीलिए उन्होंने भी अपने व्याकरण में लिखा कि बहुलता के कारण कहीं कहीं उसका प्रयोग होता है। री, री, ली, ली प्राकृत भाषा में नहीं होते। प्राकृत भाषा की एक सबसे बड़ी विशेषता है स्वरों का स्वरों में परिवर्तन, और दूसरी विशेषता है धात्वादेश। स्वरों का जितना राजू जी एक बार रोकोगे, कथा आज नहीं लेनी है ना? कथा लेनी है तो समय हो गया, 4:30 के ऊपर हो गए। 5 बजे लेंगे ना कथा। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। 5 बजे कथा प्रारंभ करें। जी जी।
प्राकृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है स्वरों का स्वरों में परिवर्तन। इतनी सुंदर विशेषता आपको अन्य कहीं भी दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर री को कहीं अ हो जाता है सूत्र के माध्यम से, कहीं इकार होता है, कहीं उकार होता है, कहीं पर री होता है। प्राकृत भाषा की एक सबसे बड़ी विशेषता और है धात्वादेश। संस्कृत की जो भी धातुएं हैं उन धातुओं को प्रायः प्राकृत में आदेश हो जाते हैं। कहीं कहीं एक एक धातु को 20-20 आदेश होते हैं। अर्थात हम जैसे एक कथ धातु को लेते हैं तो एक सूत्र आता है कथेर वज्र पज्रो पाल पिशुन संग बोल चव जंप शीस साहा। इस सूत्र से प्राकृत भाषा को यहाँ पर कितने हुए, कितने 12-13 आदेश, कितने 10 आदेश है, जो भी है आदेश हो जाते हैं। अर्थात कथ भाषा की जगह पर हम बोल चव इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्राकृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। प्राकृत भाषा में री के स्थान पर अ ई उ री तो होता ही है, उसके स्थान पर आ ए धी भी हो जाता है। ये बात थी हमारे स्वरों की। प्राकृत भाषा में विसर्ग नहीं होता है, कहीं पर भी विसर्ग तो नहीं ही होगा, चाहे कोई भी व्याकरण हो। अनुस्वार होता है, अनुस्वार का विशेष प्रयोग होता है प्राकृत भाषा में। अब आते हैं हम व्यंजनों पे। स्वरों की हमारी बात हो गई, बीच बीच में जैसे भी और भी कोई बात आएगी वो हम बताते रहेंगे। एक बार हमारी स्वरों की बात हो गई, अब आते हैं हम व्यंजनों पे। प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं, उसमें उसके 3 विभाग किए गए हैं। 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, फिर अंतस व्यंजन होते हैं और उष्म व्यंजन होते हैं। इस तरह से वो 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन प्राकृत भाषा में 28 और 29 व्यंजन ही होते हैं। यहाँ पर वर्गीय व्यंजनों में 25 व्यंजन आ गए, क ख ग घ व, च छ ज छ य, ट ठ ड ढ ण, थ थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व। अब जहां पर इतने सारे व्यंजन आए हैं उसके बाद में है स, क्योंकि संस्कृत भाषा में 3 श, मूर्धन्य श षटकोण वाला, तालव्य श शंकर वाला और दंत्य स संतोष वाला, समुद्र वाला, 3 प्रकार के सकार संस्कृत में होते हैं। लेकिन प्राकृत की बात यहाँ पर महाराष्ट्रीय प्राकृत से हो रही है, इसीलिए आप दूसरी प्राकृत को एक बार हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं बात। महाराष्ट्रीय प्राकृत में सिर्फ दंत्य स होता है। कहीं पर भी अगर मूर्धन्य शकार और तालव्य शकार आता है तो उसे दंत्य सकार में बदल दिया जाता है सूत्र के द्वारा। ह होता है, अनुस्वार होता है और अनुनासिक का प्रयोग भी होता है, कम होता है लेकिन होता है। मागधी प्राकृत में तालव्य श का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर भी हमारा प्रश्न होता है कि हमने कहा 28 और 29 व्यंजन होते हैं लेकिन यहाँ पर व्यंजन ज्यादा है, तो कैसे? तो देखिए यहाँ पर कवर्ग का जो पंचम वर्ण है व, जिसको अंग भी कहते हैं, और चवर्ग का अंतिम व्यंजन य जो है, उनका स्वतंत्र प्रयोग, आप इसको नियम में लिख लें कि व और य का स्वतंत्र प्रयोग प्राकृत में नहीं होता है। अगर इनका प्रयोग होगा तो अपने वर्गीय व्यंजन के साथ संयुक्तावस्था में होगा, असंयुक्तावस्था में इनका प्रयोग दोनों का नहीं होगा। तो 2 व्यंजन हमारे एक तरह से हो गए कम। अब ये यहाँ पर 25 थे, उसमें से हमारे हो गए 23। अब उसके बाद में आता है कि प्राकृत में व, जो य र ल व, यहाँ पर व है, और जो पवर्ग में ब है, वो दोनों अभेद होते हैं। अर्थात आप ब बोलो या वह बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए 2 व्यंजन का यहाँ पर हो गया 1 व्यंजन।
तो फिर से हमारा एक व्यंजन यहाँ पर कम हो गया, यानी हमने यहाँ से प वर्ग में से ब को हटा दिया। उसके बाद में 2 शकार को हमने कम कर दिया। तो अगर हम ब और व को अलग रखते हैं तो 29 व्यंजन होंगे, और अगर ब और व को एक कर देते हैं तो 28 व्यंजन हो जाएंगे। यहां तक हो गई हमारी ये व्यंजनों की बात क्लियर। अब ये सारी बातें पढ़ ली, अब आते हैं हम सूत्रों की तरफ। तो हम सूत्रों को पढ़ें उससे पहले कुछ चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है। वो चीजें हमारी है, मैं ये स्क्रीन को बंद कर देती हूँ अभी। हाँ, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम सूत्रों की जब वृत्ति को पढ़ेंगे वो शब्द बार बार हमारे सामने आएंगे। तो जब तक उन शब्दों के बारे में नहीं जानेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो शब्द क्या है? आदि, अनादि, संयुक्त, असंयुक्त, हलंत, ऊर्ध्व और अधो। इन सभी शब्दों को अब हम ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और अच्छे से ध्यान समझ पाएंगे आप। अभी जैसे मैंने कहा आदि, अनादि, ना अच्छे से सब। इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है। म्यूट कीजिए। आशा जी देखिए सभी म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं तो सुन नहीं पाएंगे। आप सुन पा रहे मेरी बात को अच्छे से? आवाज आ रही है पर थोड़ी दूर से आ रही है। दूर से तो थोड़ी आएगी एक्चुअली। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है जी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है व्याकरणम। व्याकरणम शब्द लिखा है, संस्कृत का शब्द है, प्राकृत को इसके बाद में सीखेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे आदि, अनादि। आदि क्या है, अनादि क्या है, संयुक्त क्या है, असंयुक्त क्या है, हलंत क्या है, ऊर्ध्व क्या है और अधो क्या है। एक ही शब्द में सारी चीजों को हम गठित करेंगे। तो आप जब सूत्रों की सिद्धि करते हैं तो जिनको अच्छे से आती है सिद्धि उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नए लोग हैं वे पहले इनका वर्ण विच्छेद कर दे। इस शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, व, य, आ, प, अ, र, अ, न, अ और म। आप सब लोग देख पा रहे हैं अच्छे से? आशा जी देख पा रहे हैं? जी दिख तो रहा है। हाँ दिख तो रहा है। कुछ लाइन बिल्कुल दिख रहा है। दिख रहे हैं ना? जी दिख रहा है। जी जी ठीक है, यहाँ पर मैंने व्याकरण शब्द की संधि विच्छेद कर दिया है, यानी अब हमें समझ आ जाएगा कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। यहाँ पर व्या शब्द लिखा हुआ था, व, य, आ, क, अ, र, अ, न, अ, म, व्याकरणम लिखा हुआ। सबसे पहले आदि को जानिए। आदि अर्थात प्रारंभ में, जो शब्द के प्रारंभ में सबसे पहला व्यंजन या स्वर है उसे हम आदि कहेंगे। यहाँ पर हमारा आदि व्यंजन है व, वह हुआ हमारा आदि व्यंजन। कोई दूसरे शब्द में यहाँ पर स्वर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा व जो है वो आदि में है। और जो क, जो र, हलंत सारे, जो न, ये सारे अनादि में। अनादि का अर्थ न आदि। यहाँ पर नए समास हो जाता है, संस्कृत का नए समास जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नए आदि
इति अनादि। तो जो प्रारंभ में नहीं है, मध्य में है, एक व्यंजन के या एक स्वर के बाद है, तो वो हमारा अनादि कहलाएगा। आदि और अनादि। उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट आता है संयुक्त और असंयुक्त, क्योंकि ये बात बार बार हर सूत्र में आएगी। संयुक्त क्या है और असंयुक्त क्या है। तो संयुक्त और असंयुक्त के लिए देखिए, संयुक्त का अर्थ है जहां पर दो व्यंजन एक साथ में हो। एक साथ का अर्थ आप समझें कि देखिए नॉर्मली क्या होता है, चाहे इंग्लिश ले ले, कोई भी भाषा को ले ले आप, इंग्लिश में भी आप दो कॉन्सोनेंट को एक साथ में लेंगे, फिर जो वॉवल्स है वो आएगा ही आएगा। ऐसे नहीं है कि हम कॉन्सोनेंट को लेते जा रहे नहीं आएगा। वैसे भी किसी भी भाषा में सिर्फ व्यंजन 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 नहीं आ सकते, बीच में एक दो व्यंजन। संस्कृत भाषा में कभी कभी 3 व्यंजन भी एक साथ आ जाते हैं, लेकिन प्राकृत भाषा में 2 व्यंजन से ज्यादा एक साथ में नहीं आएंगे। ये भी प्राकृत भाषा का नियम है। अब हमारी बात थी संयुक्त व्यंजन की। तो जब 2 व्यंजन के बीच में स्वर का अवरोध न हो, तो वह हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। जैसे यहां पर व और य, 2 व्यंजन एक साथ में, देखिए बीच में कोई भी स्वर नहीं है। यहाँ पर व और य के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसीलिए ये हमारा जो व्या था ये संयुक्त व्यंजन हो गया। उसके बाद में आता है असंयुक्त व्यंजन। असंयुक्त व्यंजन क्या है? सीधी सी परिभाषा है, जहां पर एक व्यंजन स्वर के साथ मिला हुआ हो, वह हमारा असंयुक्त व्यंजन हो गया। अब यहाँ पर जो क, र, ण, ये सारे के सारे असंयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यंजन के साथ में स्वर मिला हुआ है। आदि, अनादि, संयुक्त, असंयुक्त, ये बात हो गई। अब आती है हमारी हलंत व्यंजन। प्राकृत भाषा की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां पर अंत में हलंत व्यंजन नहीं होता है। अगर अंत में हलंत व्यंजन आए, अगर म, तो उसका सीधा का सीधा अनुस्वार हो जाएगा सूत्र के द्वारा। सूत्रों को हम बाद में पढ़ेंगे इसके बाद में। और अगर दूसरा कोई व्यंजन आता है तो उसका लोप हो जाता है। अब यहाँ पर व्याकरण में देखिए, म के नीचे जो ये लाइन लगी हुई है, उसका अर्थ आप समझे कि ये हलंत व्यंजन है। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। व्यंजन हमेशा अपनी जो ओरिजिनल अवस्था होती है वो हलंत ही होते हैं। व्यंजनों का हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जब स्वर उनके साथ मिलते हैं, वो गुणिताक्षर बनते हैं, तब भाषा के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। व्यंजन की आदि मात्रा होती है। यहाँ पर यह म हलंत व्यंजन है, तो हम इसको अनुस्वार कर देंगे जब हम इसको प्राकृत में शब्द बनाएंगे। हलंत व्यंजन आप समझ गए, जिसके नीचे ये लाइन हो, अर्थात उसके साथ समझ लेना कि उसके साथ स्वर नहीं है। अब एक बात और आती है हमारी ऊर्ध्व और अधो। सीधी सी बात है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर और अधो मतलब नीचे। ऊर्ध्व लोग ऊपर है और अधो लोग नीचे है। तो जब कभी ये प्रश्न कब उठता है ऊर्ध्व और अधो का? जब कभी 2 संयुक्त व्यंजन एक साथ हो, जैसे व्या, ये संयुक्त व्यंजन है। जब 2 संयुक्त व्यंजन एक साथ में हो, तब ऊर्ध्व और अधो का प्रश्न उठेगा। अब यहां हमें निर्णय करना है कि ऊर्ध्व में क्या है, अधो में क्या है। इसके लिए भी हमें संधि विच्छेद करके देखेंगे तो एकदम सरलता से समझ में आ जाएगा कि जो स्वर बिना का जो व्यंजन है, अब देखिए यहाँ पर व और य के बाद में आ स्वर है, अर्थात जो आ स्वर है
वो य के साथ में है, व के साथ में नहीं है, वह हमारा हलंत है। तो जो हलंत है वो व, उसको हम ऊर्ध्व गिनेंगे, और जो हमारा य है उसको हम अधो गिनेंगे। एकदम क्लियर हो गया? जो हलंत, क्योंकि देखिए जो भारी चीज होती है ना वो नीचे चली जाती है। जैसे वो जल तुम्बिका न्याय का जो एक उदाहरण आता है, जल तुम्बिका न्याय न रेफशोर्ध्वगमनम, जो हल्का होता है ना वो ऊपर ही रहता है। आत्मा जब हल्की हो जाती है हमारी, तो देखिए कहाँ है, ऊपर रहती है कि नहीं? सिद्ध शिला कहाँ है? ऊपर है। और कर्मों से हम जितना भारी होते जाएंगे हम उतना ही नीचे जाते जाएंगे। हमें उस चीज को यहाँ उसी रूप में समझना है कि जो व्यंजन हल्का है, जिसके साथ स्वर नहीं है, वो ऊपर है, ऊर्ध्व में है, और जो व्यंजन स्वर के साथ में है वो व्यंजन हमारा अधो में है। तो ये चीज सारी बातें हमारी क्लियर हो गई है, और हमारे इस चीज का समय भी आज होने वाला है। थोड़ा सा हमारा जिज्ञासा समाधान लेना है, और उसके बाद में हम कथा को पढ़ेंगे। मेरी आवाज आप लोग सब समझ पा रहे थे ना? कुछ दिक्कत तो नहीं थी? क्लियर है। जी आ रही? यस मैम। आवाज ठीक है। आवाज का तो क्या, स्पीकर यहाँ रहता है, थोड़ा सा दूर खड़े होते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूं। अध्यापन का शैली भी अच्छा था मैम जी। ठीक है। अभी हमारा 5 मिनट, वैसे 15 मिनट का समय जिज्ञासा समाधान का होता है, तो आप लोग सभी रेज हैंड करें। और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया, कोई आपकी जिज्ञासा है इस संदर्भ में, तो आप रेज हैंड करें। फिर आशा जी जिसको बोलेंगे वो प्लीज अपना प्रश्न पूछिए, उसके बाद में हम कथा साहित्य को लेंगे। राजू जी, चैट बॉक्स में एक जिज्ञासा आई है, अनादि को वापस समझना है। ठीक है, अनादि को समझना है, बोल देती हूं मैं। हमने शब्द लिया था यहाँ पर व्याकरणम। व्याकरणम शब्द लिया था, वहां पर हमने संधि विच्छेद किया था। व, य, आ, क, अ, र, अ, ण, अ और म, हलंत म, संधि विच्छेद किया था। अब हमारी बात आती है आदि और अनादि। आदि का अर्थ आप समझ गए कि सबसे पहले जो सबसे पहला व्यंजन या जो स्वर है वो आदि, और उसके बाद में जितने भी हैं सारे अनादि। व्याकरणम में वह आपका आदि में आ गया, बाकी सारे के सारे अनादि। क्लियर हुआ जिनका प्रश्न था? अनिल जी का था शायद, भैया अमित जी का। ठीक, अमित जी क्लियर हुआ आपका प्रश्न? थैंक्स मैडम। ठीक है, आगे किसी का प्रश्न होता आशा जी आप उनका नाम बोल दीजिए, हैंड रेज कीजिए आप लोग। आज आपने इतना अच्छा समझाया कि किसी की जिज्ञासा ही नहीं आ रही। जिज्ञासा समझाने अब की बात, आएगी। एक बात ऐसी है कि जो जिनके पास ज्ञान नहीं है उनको पढ़ाना तो बहुत सरल है, लेकिन इस कक्षा में सब विद्वान है, मुझे पता है, सबको अच्छा ज्ञान है, इतने सारे साधु साध्वी हैं, जैन स्कॉलर है, और आप लोग भी जो जुड़े हुए हैं जैसे रेणु जी वगैरह जो भी हैं, अच्छा ज्ञान है सबको। तो उनको पढ़ाने में काफी हिम्मत का काम करना पड़ता है, पसीना छूट जाता है, क्योंकि जी, साध्वी उदिता जी का कुछ हैंड रेस हुआ है, तो हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मथेनुंदा में मथेनुंदा में बोलिए। साध्वी उदिता जी आप बोले, आप unmute। आप जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी। जो अभी आपने बताया ना, वैसे थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी इसलिए हो सकता है मुझे नहीं समझ में आया। जिस टाइम पे आपने बोला ना जब दो संयुक्त व्यंजन एक साथ होते हैं, तो उसमें हाँ, आपने केवल यही बताया था ऊर्ध्व और अधः, नहीं सॉरी, हाँ ऊर्ध्व और अधः का ही बताया था, उसमें कुछ और तो नहीं बताया था? नहीं मैंने, देखिए मैंने बताया पहले आदि अनादि, उसके जी बाद में संयुक्त असंयुक्त, जी उसके बाद में हलन, उसके बाद में ऊर्ध्व और अधो, इतनी बातें बताई मैंने।
ठीक है जी। वो मुझे लगा दो संयुक्त व्यंजन एक साथ होते, इसके बारे में कुछ और भी बताया, वो नहीं है ना अलग से कुछ? नहीं, दो संयुक्त व्यंजन में ऊर्ध्व और अधो की बात आएगी तब, तो तभी आएगी ना जब दो संयुक्त व्यंजन साथ में होंगे, जी जी जी। अन्यथा तो आ नहीं सकती। अगर क तो अकेला है तो उसमें तो ऊर्ध्व और अधो की ठीक बात है, नहीं है, वो तो अपना धन्यवाद। स्वतंत्र है ना। मैंने ऊर्ध्व जी और जी अधो के बारे में वही बताई थी, जल तुम्बिका न्याय ने रेफर श्योर ध्वकर्णम, कि जो हल्का जी। होता है वो ऊपर रहता है। आप देख लीजिए, जो सिद्ध भगवान जो सब है सब ऊपर है, और जैसे जैसे कर्मों का वजन बढ़ रहा है व्यक्ति नीचे है। ठीक है। बहुत अच्छे से बताया आपने, धन्यवाद। साध्वी उदिता जी की मुझे प्रेरणा रही ये कक्षा के लिए। उन्होंने, उनकी बहुत इच्छा थी कि ये कक्षा को करें हम, और एक माध्यम बने आप। बहुत ठीक अच्छा है, है, तो हमें हमें बहुत लाभ मिला इसके लिए, आपको ठीक है। जी। डॉक्टर विमल जी बहुत बहुत जैन एक धन्यवाद। जिज्ञासा है। जय। हाँ, जी विमल जी जैन। डॉक्टर हाँ, विमल जी जैन हाँ जी, जी। आप अपना जी। नमस्कार। मैं वो ऊर्ध्व और अधो का था, तो जो आपने बताया था कि जो हल्का होता है वो ऊपर जाता है, और जो भारी होता है, जो कर्मों के कारण भारी होता है, वो नीचे जाता है। तो इसमें ब ऊर्ध्व है और यह जो है अधो है। ये मैं अभी एक प्रश्न का आपने जिज्ञासा हल की, उसमें से समझ में आ गया। हो गया। धन्यवाद। हाँ। देखिए, इस कक्षा को हमारा रखने का, इसमें कोई विशेष बातें नहीं होगी। अगर जितना यहाँ पढ़ाया जाता है उतना सारा, अगर आप रिवाइज, एक हफ्ते में एक क्लास होगी, तो अगर सब आप उसको पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं तो 100% जिनको आता है उनको भी फायदा होगा, और जिनको नहीं आता है उनको तो होगा ही होगा। तो हमारा एक क्रम रहेगा, कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगी, तो आप लोग स्वयं सभी करें, और उसके बाद में कुछ नहीं आता है तो आप ग्रुप पे डालिए, जो ग्रुप बना हुआ है हमारा, वहां पर अन्य लोग जिनको आता है वो उस जिज्ञासा का समाधान करें। अगर किसी को भी वो नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास जब होगी हम उस प्रश्न को ले लेंगे। यहाँ पर एक हमारी सुंदर प्रक्रिया होनी चाहिए। ये 2 रेज हैंड और हैं। जी हाँ। निधि जी जैन है, निधि हाँ। जी जैन। जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। जय। एक आपने चीज जो मैं कहना आखिर में चाहूंगी, बताया निधि जी, एक जी, मिनट। जब आप बोलते हैं ना तब प्लीज थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लीजिए, बाकी भले ही आप वीडियो बंद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है कि हम एक दूसरे के जी फेस को पहचाने। हाँ, थैंक यू। मैं एक्चुअली ड्राइव कर रही थी जी। ओके। अम, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, आपने आखिरी में बताया कि हलंत का उपयोग, एक बार आप अगर वापस समझा सके तो जरूर कृपा हो। जरूर। जी देखिए, जी संस्कृत भाषा में हलंत व्यंजन होते हैं, प्राकृत भाषा में भी हलंत व्यंजन नहीं होते हैं, ये बात हम नहीं कह सकते। लेकिन शब्द के अंत में हलंत व्यंजन नहीं होता है। इस परिभाषा को आप ऐसे लिखें कि प्राकृत भाषा में शब्द के अंत में हलंत व्यंजन नहीं होता है। वहां पर जो हलंत व्यंजन होता है उसकी अलग अलग विधियां होती है। जैसे अगर अंत में हलंत व्यंजन है तो मोनुस्वार है सूत्र से उसको म कर देंगे, किसी व्यंजन को अंत्य व्यंजन से उसका लोप कर देंगे। अलग अलग अवस्थाएं जब आएगी तो वो सारी चीजें हम बताएंगे क्रमशः। लेकिन प्राकृत भाषा में अंत में हलंत व्यंजन नहीं होता है। हलंत का अर्थ बिना स्वर वाला व्यंजन। समझे निधि जी? आप समझ में आ गया? आपका प्रश्न क्लियर हुआ? जी। आपने वो बताया, वो क्लियर हुआ था, लेकिन हम एक ही शब्द आज हमने पहले पढ़ा, वो है व्याकरणम। अम्मा में ही हलंत आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए देखिए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 चीजें लिखी है। पहला लिखा है वागरणम, दूसरा मैंने लिखा है व्याकरणम। ठीक है ना? जो बोर्ड पे मैं समझा रही थी वो मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो चीज संस्कृत की थी,
वो प्राकृत शब्द नहीं था, प्राकृत में वागरणम बनेगा, ये सारी चीजें ऐसी होगी ही नहीं। जी जी, अच्छा अच्छा। तो जी। वो संस्कृत की बात थी, प्राकृत में ये अनुस्वार हो गया। देखिए ये अभी सिद्धि हम इसकी करेंगे, लेकिन जब आप सूत्रों को समझेंगे उसके बाद में करेंगे, पहले छोटी छोटी। तो प्राकृत में देखिए यहाँ अनुस्वार हो गया है। क्लियर हुआ आपका? कौन? जी जी, ये अब मेरे को समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, ओके, धन्यवाद मैं लग धन्यवाद। कह रहा है क्या? मैं ठीक है। सब म्यूट कर दे अपने आप को क्या प्लीज। बोल रहा था? हाँ आशा जी, किसी के प्रश्न नहीं है ना? वैसे भी अगर प्रश्न है तो कल होंगे, आज नहीं, हमारा आज नहीं, सब कुछ अब नहीं है भी नहीं। मेरा है नहीं ना? ठीक है, अब हम आते हैं अपने कथा साहित्य पर। प्राकृत में जो कथा साहित्य है वो बहुत ही विशाल है। यहाँ पर कुछ लोगों की इच्छा थी कि हम कथा साहित्य को भी पढ़े, यानी कुछ साहित्य को भी ले साथ में। तो मैंने कुछ कथाओं को यहाँ पर लिया है। सबसे पहले मैं उसका प्राकृत पढ़ूंगी, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करूंगी, और उसके बाद में आप सभी उसमें क्या विभक्ति है, क्या प्रत्यय है, वो सारी चीजें जब मैं पूछूंगी तब चैट बॉक्स में डालेंगे, जब पूछूंगी तब। अभी पहले हम इसका अनुवाद करते हैं। कहानी है अमंगलीय पुरुषस्य कहा। अमंगलिक पुरुष की कथा, अमांगलिक पुरुष की कथा। एगम्मी नैरे एगो अमंगलियो मुद्दो पुरुषो आसी। एक नगर में, ध्यान से सुनिएगा, विभक्ति जब पूछी जाएगी तब आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, इसलिए हिंदी अर्थ को ध्यान से सुनिए। एक नगर में एक अमांगलिक मूर्ख पुरुष था। सो एरिसो अथी, वह ऐसा था या इस प्रकार का था या ह। देखिए प्राकृत भाषा में अथी का प्रयोग सभी कालों में किया जा सकता है और सभी वचनों में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर अथी को हम भूतकाल समझे या वर्तमान काल समझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह ऐसा था जो कोवी पभायम्मी तस्य मुहम पासेई, जो कोई भी प्रभात में उसका मुंह देखता, सो भोजनम पिन्न लहेजा, उसको भोजन भी नहीं मिलता। पौरावी पच्चू से कयावी तस्य मुहम न पिक्खन्ति, नागरिक भी प्रभात में प्रत्युषे कदापि उसका मुंह नहीं देखते। नरवैणावी अमंगलीय पुरुषस्य वट्टा सुनिया, नरपति के द्वारा भी अमांगलिक पुरुष की वार्ता सुनी गई। परिखत्तम नरिंदेण एगया पभाय काली सो आहो, परीक्षा के लिए राजा के द्वारा एक बार प्रभात काल में उसे बुलाया गया। तस्य मुहम दिट्ठम, उसका मुंह देखा गया। जया राया भोजनत्थम उपविशई, जब जया मतलब जब राजा भोजन के लिए बैठता है। कवलम च मुहे पक्षी वही, कवल को जैसे ही मुंह में रखता है। तया अहिलम्मी नयरे अक्कमहा परचक्क भयण हल बोलो जाओ, तब पूरे नगर में अकस्मात दूसरी सेना के आक्रमण करने के भय से शोरगुल हो गया। तया नरवई भी भोजनम चिच्चा सहसा उत्थाय सैन्नो नयराओ बाहि निगहो, तब राजा भी भोजन को छोड़कर सहसा उठकर सेना के साथ नगर से बाहर निकल गया। भय कारणम अदक्षुणो पच्छा आगवो, भय के कारण को न देखते हुए जो राजा था वो पुनः वापस आ गया। समाणो नरिंदो चिंतेई, अहंकारी राजा, समाणों का अर्थ है अहंकारी, अहंकारी राजा सोचता है। अस्य मंगलियस्य अमंगलियस्य सर्वम
मय पच्चक्कम दिठम तवो ऐसो हंतव्वो। इस अमंगलीय का स्वरूप मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया, इसीलिए ऐसा हुआ। एवं चिंत्यूण, ऐसा सोचकर, अमंगल्यम बोल्लाव्यूण, अमंगल को, अभी देखिए मैंने कहा था कि कथ भाषा को बहुत सारे आदेश होते हैं, तो यहाँ पर जो बोल आया है बोल्लाव्यूण मतलब बुलाकर, वो उसी के आदेश की बात है। यहाँ पर बोल्लाव्यूण वहत्थम चंडालस्य अप्पेहि, वधार्थम, वध के लिए चंडाल को सौंप देता है राजा उसको। जया ऐसो रुयंतो, जब यह रोता हुआ, स कम्मम निंदंतो, अपने कर्म, कौन, वो ही जो अमंगलीय पुरुष था ना, वो रोता हुआ, स कम्मम निंदंतो, अपनी कर्म की निंदा करता हुआ, चंडालेन सह गच्छन्तो अथी, चंडाल के साथ जा रहा था, तया एगो कारुण्यो बुद्धि निहाणो, वहाइम नई चंतमाणम तम दठूणम कारणम नच्चा। तब एक कारुणीय बुद्धि निधान वध के लिए ले जाते हुए उसको देखकर, कारण को जानकर, तस्य रक्षणाय, उसकी रक्षा के लिए, करने, किंपि कहिऊण उपायम दंसेई, उसके कान में कुछ कहकर उपाय देता है। हरिसंतो जया वह थम्बे ठवियो, जब वध के खंबे पर उसको खड़ा किया गया, तया चंडालो तम पुच्छई, तब चंडाल उसको पूछता है। जब फांसी के फंदे पर किसी को खड़ा किया जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो उसको भी चंडाल ने पूछा, तम पुच्छई, उसको पूछता है, जीवनम विना तव कावी इच्छा सिया तया मग्गीयब्बम, जीवन के अलावा, यानी जीवन तो उसको नहीं दे सकते, जीवन के अलावा अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा हो तो उसे मांगना चाहिए तुम्हें। सो करेई, वह कहता है, मज्ज नरिंद मुह दंसन इच्छा थी, मेरी इच्छा है कि मैं राजा का मुंह देखूं, मेरे राजा की मुंह देखने की इच्छा है, और मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस इतनी इच्छा है कि राजा का मुंह देखूं। तयासो नरिंदस समीव माणियो, तब उसको राजा के पास लाया गया। नरिंदो तम पुच्छई, राजा उसको पूछता है कि मिथ आगमन पओयणम, तुम्हारे आगम का क्या प्रयोजन है। ये कथा को आज हम यहीं तक रखते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप एक एक शब्द का चैट बॉक्स में अर्थ डालेंगे। आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? तो मैं इसको बंद कर दूं। मैम क्या पीडीएफ जैसा कुछ ग्रुप में ये मिल नहीं सकता है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं पीडीएफ ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ। थैंक यू मैम। हाँ, मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया है, आप लोग अपना पीडीएफ खोल लें, और जिनके पास दूसरा डिवाइस नहीं है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। अब हम इसका व्याकरण जानेंगे। आप लोग सब चैट बॉक्स में डालिए। देखिए, जो एकदम नए हैं ना वो आज सिर्फ सुने, अगर उन्हें समझ में आ गया तो डाल सकते हैं। आप तुक्के न मारें, आपको जितना समझ में आया उतनी चीज को डालें, और जिनको पूरा समझ में आया वो अच्छे से डाल सकते हैं। और एक दो दिन के बाद में सबको समझ में आ जाएगा तो सभी डालें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला शब्द है हमारा, हम कहानी की जो हमारा शीर्षक है अमंगलीय, अमंगलीय पुरुषस्य, इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है?
मैम षष्ठी एक वचन। अपने आप को म्यूट रखें, कोई बोले नहीं, चैट बॉक्स में ही डालें। सभी डालें, ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए चैट बॉक्स में। साथ साथ में लिंक भी डालते रहे, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। बहुत कम आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। पूरा चैट बॉक्स भरना चाहिए इसमें, तो इतना इजी है। हाँ, उत्तर जितने भी आए हैं लगभग सभी के सही हैं, सभी के सही हैं। षष्ठी एक वचन पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। अमंगलीय पुरुषस्य कहा। अब जो कहा है उसका विभक्ति वचन लिंग बताइए। फास्ट फास्ट टाइपिंग होना चाहिए आपका, पहले से ही टाइप करके रखो और सेंड कर दो जैसे ही बोले। स्नेहलता जी पुगलिया, साध्वी उदिता जी, डोली जैन, रेखा दोषी, मीना जैन, बनानी मंडल, डोली जैन स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, रुपेश मुनि जी, कल्पतरु स्त्रीलिंग। जितने जवाब दे रहे हैं सबका सही है। कथा शब्द स्त्रीलिंग एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब मेरा प्रश्न आप सबसे यह है कि संस्कृत और प्राकृत का एक नियम है अपदम न प्रयुंजित। मतलब जब तक शब्द के साथ में विभक्ति बोधक प्रत्यय नहीं लगाए जाते किसी भी शब्द या धातु के साथ में, वो पद नहीं बनता है और उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कथा शब्द जो है हम हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं और मैंने प्राकृत में भी ऐसे ही लिखा है, तो इसका विभक्ति कहाँ गया। आपने लिख दिया कि प्रथमा विभक्ति एक वचन, लेकिन विभक्ति बोधक प्रत्यय दिख नहीं रहा है, तो क्या समझे। इसका उत्तर अगर एक जन बोलना चाहे तो बोल भी सकते हैं। किसी को समझ में आया ये चीज। मैम पुनः एक बार प्रयास में बोल दीजिए मैम, क्वेश्चन क्या है। साध्वी साध्वी उदिता जी उदिता जी। बोलिए। हाँ, साध्वी उदिता जी आप बोलिए, आपका रेजेंट है। मैम इसमें जीरो प्रत्यय लगता है स्त्रीलिंग के एक वचन में। हाँ, एकदम सही कहा आपने। ओमरम साध्वी उदिता जी के लिए। देखिए, स्त्रीलिंग धन्यवाद। शब्द जो होता है ना, उसमें एक वचन में बहुवचन में भी लगता है जीरो प्रत्यय लगता है। जीरो प्रत्यय का अर्थ है वहां पर प्रत्यय का लोप हो जाता है, तो वहां कोई प्रत्यय शेष रहता नहीं है जब हम सूत्रों को पढ़ेंगे, शब्दों को, धातुओं को। लेकिन अभी आप जान ले, क्योंकि मैंने एक बात कह दी कि शब्दों में और धातुओं में जब तक प्रत्यय नहीं लगेंगे हम उनका प्रयोग वाक्य में नहीं कर सकते हैं। तो फिर मेरा प्रश्न रहा कि कथा शब्द का प्रत्यय कहाँ गया। यहाँ प्रत्यय है लेकिन उस प्रत्यय का लोप हो गया है, अर्थात जीरो प्रत्यय यहाँ पर लगा है। बहुत सुंदर, इस चीज को सभी ध्यान दें। प्रश्न कोई अमंगलीय का अलग होगा या साथ में। हाँ देखिए, अमंगलीयस्य पुरुषस्य, ये भी एक चीज थी हमारी, वहां पर कहानी में शायद इसको अलग अलग लिखा गया था। तो अगर हम इसको अलग करते हैं तो हम लिखेंगे अमंगलीयस्य पुरुषस्य कहा। ठीक है, अमंगलीयस्य पुरुषस्य कहा। इसका हिंदी में बोलूंगी अमांगलिक पुरुष की कथा। ध्यान से सुनिए, हिंदी में बोलूं अमांगलिक पुरुष की कथा। अमांगलिक और पुरुष के बीच में कोई भी की, का, के की कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने वहां पर अमंगलीय से लगाया, क्यों। ये मेरा प्रश्न है आपसे।
स्नेहलता जी, विशेषण हाँ है। मैं बाद में बताऊंगी, हरिसंतों का अर्थ बाद में बताऊंगी। हाँ, विशेषण है इसलिए। हाँ, किसका विशेषण है? पुरुष का, पुरुष का। हाँ, पुरुष। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने स्नेहलता जी। देखिए, एक होता है विशेष्य और एक विशेषण। पुरुष जो है यहाँ पर विशेष्य है। अब और वो जो अमंगलीय है, पुरुष कैसा है, ऐसा प्रश्न हमारे सामने आएगा कि पुरुष कैसा है, तो कि वो अमांगलिक पुरुष है। तो ये अमांगलिकता जो है वो उसकी पुरुष की विशेषता हो गई, इसीलिए वो उसका विशेषण बन गया। तो जब पुरुष में जो विभक्ति वचन लिंग आएगा वो ही उसकी जो विशेषण है उसमें आएगा। अब अगर उसके आगे मैं अगर एक शब्द को भी जोड़ना चाहूं कि एक अमांगलिक पुरुष की कथा, तो एक शब्द को या तो मैं उन दोनों में समास कर दूं, अगर मैं उन दोनों को अलग रखूं तो एक शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि वह भी उसका विशेषण बनेगा। अब स्नेहलता जी का प्रश्न था कि यहाँ पर हरिसंतों का क्या अर्थ है। हरिसंतों का यहाँ पर अर्थ है प्रसन्न होते हुए, और यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो त और मान प्रत्यय हम लगाते हैं स्नेहलता जी, उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब आगे हमारा शब्द आता है, नेक्स्ट शब्द की ओर चलते हैं। हमारा यहाँ तक शायद सबका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में ये हमारा हेडिंग हो गया है। शब्द क्या था? एगम्मी। एगम्मी का आप टाइप कीजिए, कौन सा विभक्ति वचन है, कौन सा लिंग है, लिंग भी टाइप कीजिए इसमें। बहुत कम चैट बॉक्स में आ रहे हैं, सबको आता है, फिर क्या दुविधा है। सप्तमी एक वचन, लिंग अभी तक, हाँ एक जन का आया, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग पुल्लिंग, साध्वी शैलजा जी पुल्लिंग, साध्वी शैलजा जी का पुल्लिंग है नपुंसक लिंग, सप्तमी एक वचन। ठीक है, इसमें अपने एकगम में हमने लिया सप्तमी एक वचन नपुंसक लिंग हमारा सही है। साध्वी शैलजा जी, आप एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपने पुल्लिंग कैसे गेस किया। मतलब प्रश्न है मेरा सामान्य आपसे कि आपको क्या लगा। साध्वी शैलजा जी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे को इसलिए लगा क्योंकि मैंने उसके हिसाब से क्या था ना कि एक नगर में, मतलब एकदम ही नए मैंने उसके हिसाब से सप्तमी के हिसाब से किया था मैंने। नहीं, सप्तमी के हिसाब से ठीक है, लेकिन सप्तमी तो नपुंसक लिंग में भी तो यही शब्द बनेगा ना। सप्तमी में, पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति के बाद में जो नपुंसक लिंग में क्या होता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अलग शब्द रूप चलता है, और तृतीया से सप्तमी तक तो पुल्लिंग वत चलता है। लेकिन इस शब्द को हम नपुंसक लिंग ही कहेंगे, पुल्लिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि नगर शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, और ये एगम्मी ये नगर का विशेषण है। समझे ना आप? आपने वैसे किया हाँ कि जी, पुल्लिंग, पुल्लिंग में भी होगा तो एगम्मी होगा, लेकिन यहाँ पर जो बात हमारी है वो पुल्लिंग नहीं होगी, नपुंसक लिंग होगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, आगे शब्द है नयरम्मी, नयरे, नयरे सॉरी, नयरे। नए शब्द का विभक्ति बताइए सब, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए क्योंकि जल्दी जल्दी होना चाहिए हमारा। सप्तमी एक वचन, सप्ती एक वचन, नपुंसक लिंग एक वचन। ठीक है, नए लोग भी थोड़ा ट्राई करें। सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। कुछ 6-7 जन के चैट में नाम आ रहे हैं। सप्तमी एक वचन,
सप्तमी एक वचन नपुंसकलिंग। ठीक है, नगर शब्द नपुंसकलिंग है और यहाँ पे नयरे सप्तमी एक वचन का रूप है। उसके बाद में आता है हमारा शब्द एगो। एगो शब्द में कौन सी विभक्ति वचन लिंग है सारा? ठीक है, साध्वी उदिता जी ने इस बार पहले से टाइप करके रखा, फटाफट भेज दिया। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, बहुत सुंदर। ठीक है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, यहाँ पर जो एगो शब्द है उसमें हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है? प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है, कैसे पता चला? साध्वी उदिता जी आप बता दें। क्योंकि अमांगलिक से पहले लगा मांगलिक का विशेषण है, तो अमांगलिक पुल्लिंग है, इसलिए एगो में भी पुल्लिंग ही होगा वो। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मीना जी कोठारी का रेज हैंड है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मीना जी कोठारी अनम्यूट करें। सॉरी, वो गलती से हो गया है। ठीक है, कोई बात, ठीक है, ठीक है। तो जो एगो शब्द है हमारा पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। अमंगलियो, अमंगलियो, इसमें कौन सी विभक्ति पुरुष लिंग है? जल्दी जल्दी बताइए सभी। कम से कम चैट बॉक्स में 20 नाम तो आने चाहिए, कम से कम बोल रही हूँ मैं, बाकी तो आने तो जितने मेंबर है उतने सारे ही चाहिए। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अभी उदिता जी ने साध्वी श्री जी ने बता दिया है, तो सबका फटाफट फटाफट कॉपी टू पेस्ट कर दीजिए। प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, एकदम सही है सबका। उसके बाद में आता है मुद्धो। मुद्धो में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? सेम, सेम है, क्योंकि यह भी उसका विशेषण है अमंगलियों का, इसलिए यहां पर भी प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। उसके बाद में पुरिसो। पुरिसो में भी सेम है, ठीक है, क्योंकि वो सारे जो विशेषण थे एगो, वो उस पुरुष पुरुष के ही विशेषण थे। आसी, आसी क्या है? आसी के लिए डालिए आप क्या है, क्या है, और पूरा डालिए उसका जो भी है उसका डिटेल। टेंस, रेखा जी डोसी डाल रहे हैं टेंस है। भूतकाल है, स्नेहलता जी डाल रहे हैं भूतकाल है। भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन, ठीक है, एकदम सही है। भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन, आसी था, इसका अर्थ हुआ था। ठीक है, आगे हमारा शब्द है सो। हाँ, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, ठीक था, बनानी मंडल का भी ठीक था। अब हमारा था सो। सो शब्द क्या है? पुल्लिंग, सर्वनाम शब्द, वेरी गुड, हाँ सर्वनाम शब्द है। सो जो हमारा है वो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन सर्वनाम शब्द है। आप जब इसका व्याकरण करेंगे ना, आपको होमवर्क मिलेगा, तो पूरा एकदम डिटेल से ऐसे मतलब उसका डिवाइड कर करके बनाइएगा ब्लॉक करके, तो आपका एकदम सुंदर हो जाएगा। देखिए, दो तरह के शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्द होते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम, जाति, विशेष जो भी होता है, नगर का नाम, सारे संज्ञा शब्द, और उनके स्थान पर जो काम आते हैं वो सारे सर्वनाम शब्द हैं। ये दोनों त्रिलिंगी होते हैं। यहाँ पर जो सो था वो सर्वनाम शब्द था, पुल्लिंग था, प्रथमा विभक्ति एक वचन था। बस अब एक दो शब्दों को करेंगे और फिर हम संपन्न करेंगे। एरिसो, हाँ एरिसो के लिए नाम फटाफट आने चाहिए। बहुत कम नाम आ रहे हैं चैट बॉक्स में, क्या बात है, आप लोग चैट बॉक्स में डाल नहीं पा रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है? पुल्लिंग एक वचन, ठीक है, इसको हम यहीं तक रखेंगे आज।
फिर आगे का व्याकरण आप स्वयं कीजिए जितना आपको समझ में आता है। हमारा समय होने वाला है और सबको रात के सौगंध भी रहते हैं, इसीलिए तो ये जो कहानी के जो 2 पार्ट आज हमने पढ़े हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप उसका पहले हिंदी अर्थ करें, फिर उसमें से सारे आपको सर्वनाम, संज्ञा शब्द, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग, ये सारी चीजों को ढूंढना है। जहां कहीं भी आपको दुविधा लगे, नए लोग हैं उनको जरूर लगेगी दुविधा, हिंदी अर्थ मैंने सारा किया है, वैसे दुविधा लगे तो आप ग्रुप में डालिए जिनको आता है। देखिए, जब अगर हम अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ना, तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। जब आपसे चैट बॉक्स में कोई प्रश्न पूछता है तो आप उत्तर, अगर आपको उसका उत्तर आता है तो आप अवश्य दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप उत्तर देंगे तो आपको 2 बातें और जानने को मिलेगी, क्योंकि आप कभी भी प्रश्न पूछने वाले को गलत उत्तर नहीं देंगे। उसके लिए आप ढूंढेंगे, खोज खबर करेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हम आगे का कर लेंगे। आज हम इस कक्षा को यहीं संपन्न करते हैं, हमारी कक्षा को।